हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतरीन चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 की एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो उसी को देखते हुए हम जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो साथियों, देर ना करते हुए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी? तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कनिष्क या ऑप्शन बी हर्षवर्धन या ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी कालाशोक। तो इसमें आप अपना आंसर कमेंट में लिखना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो देख लेते हैं कि बौद्ध संगीति, तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? ये हुई थी राजगृह में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके दो अध्यक्ष थे, वो थे महाकश्यप। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 483 बीसी। और जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। ये हुई थी 383 बीसी, यानी इसके 100 वर्ष बाद हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो सब्बकामी। और यह कहाँ हुई थी? यह हुई थी वैशाली में। तीसरी जो बौद्ध संगीति जो क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर अशोक था, क्योंकि अशोक के शासनकाल में 250 बीसी में हुई थी। और यह कहाँ हुई थी? यह हुई थी पाटलिपुत्र में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। यह 78 एडी में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र और अश्वघोष थे। जो इसमें क्या हुआ था, जो चौथी बौद्ध काउंसिल हुई थी इसमें जो बौद्ध धर्म था ये दो भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी अशोक। साथियों, तो इस एक क्वेश्चन से जो आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो आपकी परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होगी, तो यह वीडियो बहुत ही अच्छे से देखना है आपको। तो देख लेते हैं कि इन जो बौद्ध काउंसिल जो हुई थी इनको याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है। एक पेज ले लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं शासक और यहाँ लिख लेते हैं स्थान। तो इसकी जो ट्रिक है वो है अका, अक और रावे पाको। ये पहली बौद्ध काउंसिल है कि जो शासक है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो ये कौन है? तो पहले के थे अजातशत्रु, दूसरी के थे कालाशोक और तीसरी के थे अशोक
और चौथी के थे कनिष्क। ऐसे ही ये पहली बहुत संगीति का जो स्थान है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो रा से क्या हो जाएगा, राजगृह। वै से क्या हो जाएगा, वैशाली। और पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र। और कु से हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शंस दिए हैं, आगरा, बी कानपुर, या सी अलीगढ़, या डी एटा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलीगढ़। अलीगढ़ को ताला नगरी बोलते हैं। और अलीगढ़ में ही एक झील है शेखा झील। पूछा जाता है कि शेखा झील कहाँ है, तो वो अलीगढ़ में है। और एटा में है पटना पश्चिम बिहार। कानपुर को हम लेदर पार्क बोलते हैं, यानी कानपुर में लेदर पार्क है। आगरा में, आगरा में जो है सूर सरोवर झील है। यहाँ पे बटेश्वर मेला भी लगता है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी अलीगढ़। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? यानी पूछ रहा है कि जूनागढ़ अभिलेख ये किस शासक के द्वारा निर्माण कराया गया था? तो ऑप्शंस है, ए रुद्रदामन, बी जीवदामन, या सी जयदामन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जूनागढ़ अभिलेख से देख लेते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण तो कराया था ये रुद्रदामन ने। और जूनागढ़ जो अभिलेख है ये प्रथम संस्कृत का अभिलेख है। और जूनागढ़ अभिलेख से मौर्य काल, और सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। लेकिन जो ये तो इसने निर्माण करवाया था, लेकिन जो पुनर्निर्माण करवाया था यानी जीर्णोद्धार करवाया था वो किसने करवाया था? रुद्रदामन। इसी के बारे में इस जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्रदामन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार का कार्य अपने हाथ में ले लिया था। इस एक्ट के तहत सारी वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक शक्तियां किसके पास थी? तो ये तो आपको पता है कि 1858 इसमें दिया भी है, जो ब्रिटिश कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। लेकिन पूछ रहा है कि वित्तीय और विधायी शक्तियां किसके पास थी? तो ऑप्शन है वायसराय और गवर्नर जनरल के पास, या वायसराय उसकी परिषद के पास, या सी भारत के राज्य सचिव और उसकी परिषद के साथ, डी गवर्नर जनरल। तो जो 1858 का जो एक्ट था तो उसमें जो गवर्नर जनरल था, सॉरी, उसका पद हटा के उसको वायसराय बना दिया था। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब जो वायसराय था, पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग।
अब जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सचिव और उसकी परिषद। 1858 में जो राज्य सचिव थे, राज्य सचिव तो उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद होती थी, लेकिन जो अंतिम और पहला जो मुख्य निर्णय होता था वो राज्य सचिव देता था। ये सिर्फ इसकी सलाह के लिए होती थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सचिव और उसकी परिषद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। त्रिपुरा, दूसरा मिजोरम या तीसरा मेघालय और मणिपुर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम के अनुसार में लिखना है, यानी सबसे कम और सबसे अधिक की ओर लिखना है कि सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो किस राज्य का है और सबसे अधिक किसका है। तो जो त्रिपुरा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो 10,486 वर्ग किलोमीटर है। मिजोरम का जो क्षेत्रफल है वो 21,081 वर्ग किलोमीटर है और मेघालय का जो है 22,429 वर्ग किलोमीटर है और मणिपुर का जो है वो 22,327 किलोमीटर है। तो सबसे कम किसका है, सबसे कम है त्रिपुरा, तो यानी पहले नंबर पे आ जाएगा त्रिपुरा। दूसरा किसका है, दूसरा है मिजोरम और तीसरा किसका है, मणिपुर और चौथा किसका है, मतलब इनमें से सबसे अधिक हो रहा है मेघालय, तो मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन डी सही है। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनसे बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी पूछ लेगा कि किस राज्य से होकर यह नदी प्रवेश करती है, किस राज्य से ओरिजिन होती है, या कौन सी पहाड़ी कहाँ है, या नृत्य पूछ लेगा। तो हालांकि ये हमने क्षेत्रफल से लिया है और धीरे धीरे हम ऐसे क्वेश्चन डालते रहेंगे जिससे आपके रिवीजन में बहुत ही फायदा होगा। तो और राज्यों के भी क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसका क्षेत्रफल जो है वो है 83,743 वर्ग किलोमीटर और दूसरा है असम, यह है 78,438 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर और सिक्किम का जो क्षेत्रफल है वो है 7,096 वर्ग किलोमीटर और नागालैंड जो है उसका जो क्षेत्रफल है 16,579 वर्ग किलोमीटर। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कुछ 4 राज्य दे देगा, उनमें से सबसे कम किसका क्षेत्रफल है। अगर वो ये पूछ ले कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सबसे जो कम क्षेत्रफल है वो किसका है, तो आप देख पा रहे हैं कि सिक्किम का जो क्षेत्रफल है वो 7,096 वर्ग किलोमीटर है मात्र। तो इस जो क्वेश्चन का है उसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो पगलाडिया बांध जो परियोजना है वो ए अरुणाचल प्रदेश या बी सिक्किम या सी असम या डी पश्चिम बंगाल। तो जो पगलाडिया बांध है ये किस नदी पे है, यह है पगलादिया नदी पे, पगलादिया नदी या पगलादिया नदी, ठीक है। यह नदी यह असम में है, जो पगलाडिया बांध है यह असम में है और ये पगलाडिया नदी जो है किसकी भी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ये भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पे है, वो ब्रह्मपुत्र पे। उस नदी द्वीप का नाम क्या है, उस नदी का द्वीप का नाम है माजुली
नदी द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह किस राज्य में है? ये असम में है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जो पगलाडिया बांध है, यह किस राज्य में है? तो इसी असम में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? तो अकबर ने किस विजय के बाद, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि जो फतेहपुर सीकरी का जो दरवाजा है, बुलंद दरवाजा है, उसका जो निर्माण कराया गया था वो किस विजय के उपरांत कराया गया था? तो ऑप्शन ए बंगाल विजय, या ऑप्शन बी गुजरात विजय, या ऑप्शन सी महाराष्ट्र विजय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये करवाया था गुजरात विजय के बारे में बात। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो अकबर था, उन्होंने जो उनकी पहला जो अभियान था वो किस राज्य के विरुद्ध था? तो जो इनका जो पहला अभियान था वो था मालवा के विरुद्ध। यह 1561 में था। और अंतिम जो अभियान था वो था असीरगढ़ के किला के पास, सॉरी, असीरगढ़ किला के पास। ये 1601 में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, या ऑप्शन सी 13, या 15। तो जो भारतीय महिलाओं सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 15। अब देखते हैं कि भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? 389। ये विभाजन से पहले थे, लेकिन जो विभाजन के बाद 299 सदस्य रहे, ये विभाजन के बाद थे। इसमें जो थी, इसमें 15 महिलाएं थी जो सदस्य थी। और इससे आगे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 15 महिलाएं जो सदस्य थी उनमें से एकमात्र मुस्लिम सदस्य जो महिला थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेगम एजाज रसूल यह एकमात्र मुस्लिम महिला जो संविधान सभा की सदस्य थी। तो इसका तो सही आंसर है 15, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कील नहर किसे जोड़ती है? ऑप्शन ए बाल्टिक सागर, ऑप्शन बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, सॉरी, ऑप्शन बी बाल्टिक सागर और नॉर्वेजियन सागर, या ऑप्शन सी बाल्टिक सागर और स्वेत सागर, या ऑप्शन डी स्वेत सागर और उत्तरी सागर। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आप अपना आंसर लगा लिया करें। अगर नहीं लगा पाते हैं तो वीडियो जो है पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। देख लेते हैं केल नहर कहाँ है। तो ये जो केल नहर विश्व की प्रसिद्ध नहर है जो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। तो ये गया हमारा बाल्टिक सागर और ये है उत्तरी सागर है, और यहाँ है हमारी केल नहर। ये केल नहर यह बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। यही पूछा गया था कि जो केल नहर है वो किन दो सागरों को जोड़ती है, किन्हें जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर से है कि अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है या किस देश ने की? तो ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी बोत्सवाना, या ऑप्शन सी मिस्र, या ऑप्शन डी सूडान। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तंजानिया। ये जनवरी में समिट हुई थी, तो ये तंजानिया में हुई थी। और तंजानिया की जो राजधानी है, क्योंकि पैट में जो है राजधानियों से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इनकी राजधानियाँ देख लेते हैं। तंजानिया की जो राजधानी है वो है डोडोमा। और
बोत्सवाना की जो राजधानी है वो है गैब्रोन। मिस्र की राजधानी काहिरा। और सूडान की राजधानी खार्तूम। और पूछा जाता है कि दक्षिणी सूडान, एक सूडान है, एक दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो है जूबा। ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, सूडान की राजधानी खार्तूम है और दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो जुबा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो समिट हुई थी वो तंजानिया में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, यानी माओरी जो जनजाति है वो किस देश की प्रमुख जनजाति है। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, या ऑप्शन सी नीदरलैंड, या ऑप्शन डी फिनलैंड। तो जो माओरी जनजाति है वो न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब देख लेते हैं कि जो एनु जनजाति यानी जो मुख्य जनजाति है उनको देख लेते हैं। एनु जनजाति जापान की जनजाति है और सेमांग जनजाति यह मलेशिया की है। बुशमैन जनजाति ये कालाहारी मरुस्थल में रहती है। और जो बुशमैन जनजाति है यह दीमक को, ये बुशमैन जनजाति का चावल बोलते हैं। दीमक को चावल के रूप में ये खाती है बुशमैन जनजाति। और जो फुलानी जनजाति है यह नाइजीरिया की प्रमुख जनजाति है। तो ये प्रमुख जनजातियां हैं। और भी जनजातियां हैं, वो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन लाके उन्हें भी देख लेंगे। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, या बी 44 में, या सी 86 में, या डी 89 में। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी बोलते हैं। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन ये 10 मौलिक कर्तव्य थे। इसमें जो एक जो मौलिक कर्तव्य जुड़ा था, ये जुड़ा था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। तो यही इसका आंसर है कि 11वां मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया था, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो प्रस्तावना उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष और अखंडता, यह शब्द जोड़े गए। और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारा संपत्ति का जो अधिकार था, जो पहले मौलिक अधिकार था उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। और यह किस आर्टिकल में है, ये 301 ए आर्टिकल में है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगेगा वो पहले लगता था आंतरिक अशांति के आधार पर, लेकिन ये आंतरिक जो अशांति के आधार पर इस शब्द को हटा के अब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह बोल दिया गया। विद्रोह के आधार पे लगेगा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन, जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और वर्तमान में 11वें मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। ऑप्शन ए 240,928 यानी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, या 3 लाख वर्ग किलोमीटर, या 1,94,024 वर्ग किलोमीटर, या 2,10,000 वर्ग किलोमीटर। तो आप सभी को पता है कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो ऑप्शन ए 2,40,000 है और यह कुल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत के क्षेत्रफल का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य में है। तो यानी किस राज्य से संबंधित है, यानी जो मोपला विद्रोह हुआ था ये किस राज्य में हुआ था। तो आप सभी को पता है कि जो मोपला विद्रोह था वह 1921 में जो केरल का जो मालाबार तट है वहां हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पेन गंगा जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए कावेरी, या ऑप्शन बी गोदावरी, या ऑप्शन सी कृष्णा, या ऑप्शन डी नर्मदा। तो जो पेन गंगा और जो वेन गंगा है वो गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। आइए गोदावरी की कुछ सहायक नदियां भी देख लेते हैं। तो गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं प्रवरा, प्राणहिता, इंद्रावती, शबरी और पेनगंगा और वेनगंगा, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है। और ऑप्शन ए है कावेरी। कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी जो निकलती है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इनकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं अमरावती, अर्कावती, काविनी और हेमवती। और कृष्णा, कृष्णा की जो यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कावेरी इसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। और यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलते हैं। और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन? गोदावरी, दक्षिण भारत की। ठीक है, कृष्णा की जो सहायक नदियां हैं उन्हें भी देख लेते हैं। कृष्णा से सहायक नदियां नहीं पूछी जाती हैं, बट ये है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, ये महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन और उनके ऑप्शंस को भी देख लिए हैं। साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रतिवर्ष नौचंदी मेला लगता है। तो नौचंदी जो मेला लगता है वो लगता है ऑप्शन ए मेरठ, या ऑप्शन बी सहारनपुर, या ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर, या ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरठ। अब देख लेते हैं कुछ मेले देख लेते हैं। तो जो मेरठ में तो नौचंदी मेला लगता है और सहारनपुर में जो मेला लगता है वो कौन सा लगता है, शाकंभरी मेला।
शाकंभरी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। और आगरा में जो मेले लगते हैं वो हम पहले भी देख चुके हैं, वटेश्वर मेला लगता है, कैलाश मेला भी लगता है, और राम बारात। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि राम जो बारात है वो किस शहर में मनाई जाती है, कुछ जिले में मनाई जाती है यूपी के, तो वो मनाई जाती है आगरा में। और जो बिठूर गंगा मेला है, यानी जो गंगा मेला है सॉरी, वो बिठूर में लगता है। ये गंगा मेला बिठूर में। और सैयद सलार मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है बहराइच में। और देवी पाटन मेला, यहाँ देख लेते हैं, देवी पाटन मेला यह लगता है बलरामपुर में। तो ये कुछ मेले हैं जो यूपी के महत्वपूर्ण मेले हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वन्यजीव अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो जो गरुड़ाक्षी जो ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली है, ये किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है हमारे कर्नाटक राज्य ने। और इसका मतलब ये है कि जो अवैध प्रवेश है वन्यजीवों में, उनको रोकने के लिए, या जो अवैध शिकार वगैरह हैं या वनों की कटाई, उसके प्रति ये गड़ाची ऑनलाइन एफआईआर शुरू की है। ये कर्नाटक ने शुरू की है। कर्नाटक के कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो एक बांदीपुर है, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, दंडेली। दंडेली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हैं। और तमिलनाडु में जो कुछ नेशनल पार्क हैं वो हैं गुइंडी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, और मुकुर्थी नेशनल पार्क। हालांकि इसमें बहुत है, लेकिन ये मुख्य मुख्य हैं। और एमपी में जो नेशनल पार्क हैं वो है कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच अभ्यारण्य जो है, माधव नेशनल पार्क, और कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। और जो गुजरात के जो महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हैं उन्हें भी देख लेते हैं। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क भी है, वंशदा नेशनल पार्क है, और गिरे देख ही लिए हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। और इसका जो सही आंसर है, जो गरुड़ाक्षी एफआईआर ऑनलाइन प्रणाली जो शुरू की है वो कर्नाटक राज्य ने की है, यानी ऑप्शन सी। और ये कुछ नेशनल पार्क थे, उन्हें देख लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एक तरफ दिए हैं देश और दूसरी तरफ दिए हैं उनकी राजधानियाँ। तो ऐसे भी मतलब देश, विश्व की जो राज्य हैं, देश सॉरी देश हैं, उनकी राजधानियाँ भी पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं। लीबिया, लीबिया की राजधानी क्या है? तो लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली। सेनेगल, सेनेगल की जो राजधानी है वो है डकार। और अल्जीरिया की जो राजधानी है वो है अल्जीरियस। और मोरक्को की जो कैपिटल है, मोरक्को की जो कैपिटल है वो है रबात।
यानी ए का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और सेनेगल डकार यानी 3, और अल्जीरिया की यानी 2, अल्जीरियस, और मोरक्को की राजधानी रबात। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2, यानी ऑप्शन बी 4-3-2-1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये चारों देश हैं, उनकी राजधानियां दी गई हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, या ऑप्शन बी 24 मार्च, या ऑप्शन सी 20 मार्च, या ऑप्शन डी 22 मार्च। तो जो 8 मार्च को ये मनाया जाता है विश्व महिला दिवस, और 24 मार्च को जो मनाया जाता है वो वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाता है। इसका जो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। तो अभी जो 20 मार्च को मनाया जाता है उसकी जो थीम थी वो थी प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि। ये थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। तो जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 20 मार्च को। 20 मार्च 2025 की जो थीम थी वो थी प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर है ऑप्शन सी 20 मार्च। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2035 के लिए 25 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2030 के बीच जो रेट निर्धारित की गई है वो क्या है, यानी क्या है? जो आरबीआई ने जो हमारे 2025 से 2030 के बीच एक रेट निर्धारित की है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के तहत, वो क्या है? यानी 6.25% है, 6.50% है, या 6.6 है, 6% है, या 7% है। सॉरी यहाँ पर परसेंटेज आएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.66%। और जून 2025 तक के डाटा के तहत जो रेपो रेट है वो क्या है? वो है 5.50%। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो क्या है? वो है 3.35%। ये जून 2025 के डाटा के तहत है। और अगला प्रश्न है कि एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन दिए हैं ए बैडमिंटन, या ऑप्शन बी टेबल टेनिस, या ऑप्शन सी चेस, या ऑप्शन डी हॉकी। तो जो एस विजयलक्ष्मी है यह है भारत की पहली महिला चेस मास्टर हैं। तो इनका संबंध है ऑप्शन सी चेस से। अब पूछे भारत की रैपिड महिला चैंपियनशिप, जो पहली भारतीय महिला हैं जो रैपिड चैंपियन, रैपिड चेस चैंपियन कौन है? ये है कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी। ये भारत की पहली रैपिड चेस चैंपियन है। लेकिन भारत की पहली महिला चेस मास्टर एंड चेस चैंपियन कौन है? वो है एस विजयलक्ष्मी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी चेस। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आपको कमेंट करके लिखना है, और कितने गलत हुए हैं वो कितने ये भी कमेंट करना है।
और इस वीडियो का जो लेवल है वो कैसा है, यानी क्वेश्चन कैसे हैं और उनका एक्सप्लेनेशन कैसा है, यह भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यह भी हमें अपने सुझाव को साझा करें। और यदि यह वीडियो आपको वाक़ई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इसी के साथ ही यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।